ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के डबल इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में WH फैमिली पहले आएगी और फिर हेड आएगा और फिर सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल इंटरोगेटिव में का ये स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के डबल इंटरोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी टेंसेस में आपको होमवर्क देता हूँ, आप खुद बना लें। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप टेंसेस बना सकें, मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैराग्राफ नंबर 1। इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि इस टेंस को उर्दू में पढ़ने के बाद हमें ये कंफर्म नहीं होता कि काम हो गया है या नहीं हुआ। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि इस टेंस को उर्दू में पढ़ने के बाद हमें ये पक्का मालूम नहीं होगा कि फ्यूचर में काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया है कि इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में हम ये इस तरह पहचान करते हैं, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, उस इंडेफिनिट टेंस की हम इस तरह पहचान करते हैं उर्दू में कि उस टेंस को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम नहीं हो पाता कि जो काम उसका उस टेंस में जिक्र किया है वो मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता ही नहीं चलता कि जिस काम का जिक्र इस टेंस में किया जा रहा है क्या वो फ्यूचर में मुकम्मल होगा या नहीं होगा। हमें इसका कंफर्म नहीं होता कि क्या वो काम फ्यूचर में मुकम्मल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में ये पहचान है कि वो एक ऐसा टेंस है जिसको आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपको पता ही मालूम ही नहीं चल पाएगा कि इस टेंस में जिस काम का जिक्र किया है क्या वो काम फ्यूचर में मुकम्मल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसी काम के बारे में या किसी हैबिट के बारे में या किसी शेड्यूल के बारे में या किसी रूटीन के बारे में जिक्र किया जाएगा। यानी कि कुछ हैबिट्स, कुछ शेड्यूल्स, कुछ रूटीन्स जो इंसान ये बोलता है कि मैं फ्यूचर में उसको अपनाऊंगा। मैं फ्यूचर में मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल से अपनी ये आदत बनाऊंगा, मैं कल से अपनी ये रूटीन बनाऊंगा, मैं कल मेरा ये शेड्यूल होगा। ठीक है, तो ये जो टेंस है, कल मैं अपनी रूटीन बनाऊंगा, कल मेरा शेड्यूल होगा, कल मेरा ये शेड्यूल होगा, कल से मैं अपनी ये आदत बनाऊंगा, तो ये जो टेंसेस हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस है, क्योंकि इन तमाम टेंसेस पे हैबिट की, शेड्यूल की, रूटीन की बात हो रही है। लेकिन कब हो रही है? फ्यूचर में हो रही है, इसलिए हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे। अगर ये पास्ट में होती है शेड्यूल, रूटीन, हैबिट की बात, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और अगर ये प्रेजेंट में होती शेड्यूल, हैबिट, रूटीन की बात, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो फ्यूचर में हो रही है। और दूसरा ये एक तो पहचान ये हो गई कि शेड्यूल, हैबिट और रूटीन की बात अगर फ्यूचर में हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी पहचान ये हो गई कि अगर उस टेंस को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम ना हो कि जो इस टेंस में जिस काम का जिक्र किया गया है वो काम फ्यूचर में मुकम्मल होगा या नहीं होगा, हमें ये मुकम्मल मालूम ना हो,
तो उस टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये दो पहचाने हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट के तौर पे समझने के लिए ये बहुत बेहतरीन पहचाने हैं, बहुत बेहतरीन है अगर आप समझे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान करने के लिए जुमले के आखिर में गा, गी, गे आएगा। ये पहचान रट्टा लगाने के लिए तो सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए ये पहचान ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए कौन सी पहचान ठीक है? जो मैंने आपको दो पहचानें बताई हैं। ठीक है, एक शेड्यूल, हैबिट, रूटीन वाली पहचान, और एक ये पहचान के जुमले को पढ़ने के बाद हमें मालूम ही ना हो कि इस जुमले में जिस काम का जिक्र किया है वो मुकम्मल हो गया या नहीं होगा, मुकम्मल फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, हमें इसका मुकम्मल मालूम ही ना हो। तो वो टेंस, ये दो पहचानें मैंने आपको बताई हैं। ये जो है ये रट्टा लगाने के लिए कि आखिर में गा, गी, ये आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आखिर में गा, गी, के आता है। ये सिर्फ रट्टा लगाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शेल की स्पेलिंग क्या होती है। शेल की स्पेलिंग ये होती है, हम अक्सर जो है शेल की स्पेलिंग इस तरह लिखते हैं SHELL। ये रॉन्ग स्पेलिंग है, शेल की ये स्पेलिंग नहीं होती। आगे लिखा हुआ है इट इज़ रॉन्ग स्पेलिंग, ये गलत स्पेलिंग। शेल की स्पेलिंग ये होती है कि SHA आता है, SHALL, ये शेल की स्पेलिंग है। यहाँ लिखा है इट इज़ करेक्ट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग करेक्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, ये हेल्पिंग वर्ब है। विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेल हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज कम विद आई एंड वी सब्जेक्ट, एंड विल हेल्पिंग वर्ब विल कम विल रेस्ट ऑल सब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो शेल हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ किसके साथ यूज़ होगा? वो सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, आई और वी सब्जेक्ट के साथ। और जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ यूज़ होगा? वो बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शेल यूज़ करेंगे, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, शेल हेल्पिंग वर्ब आई और वी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, और विल हेल्पिंग वर्ब हमारे बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, जिसमें हमारे पास दे आ जाता है, यू आ जाता है, ही शी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए फॉलोइंग 3 कंडीशंस इन विच विल हेल्पिंग वर्ब इज यूज विद आई सब्जेक्ट। यहाँ नीचे 3 कंडीशन दी हुई है जिसमें क्या होता है कि जो आई सब्जेक्ट है, जिसमें जो आई सब्जेक्ट है उसके साथ जो है विल यूज़ होता है। मैंने ऊपर पढ़ा कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा?
शैल यूज़ होगा, शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और आई और वी सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन तमाम के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ कुछ 3 कंडीशंस हैं जिनमें आई के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, यानी आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। अब वो 3 कंडीशन कौन सी हैं? सबसे पहले थ्रेट सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी धमकी का जिक्र हो। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आपको आपका अकाउंट हैक कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स किसी बंदे को ये धमकी देता है कि अगर आप मेरा फ़लाँ काम नहीं करोगे, आप मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं आपका अकाउंट, अब अकाउंट बहुत से हो सकता है, फेसबुक अकाउंट हो सकता है, जीमेल अकाउंट हो सकता है, और दूसरे अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट हैक कर लूँगा, ठीक। और अगर आपको ये जुमला समझ नहीं आया धमकी वाला, तो ये देखिए, मैं आपको तबाह कर दूँगा, ये धमकी वाला सेंटेंस है, मैं आपको तबाह कर दूँगा, यानी मैं आपको नुकसान पहुँचाऊँगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाऊँगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस थ्रेट सेंटेंस कहलाता है, यानी ये धमकी दे रहा है मुझे। अगर ऐसा सेंटेंस हो, दूसरा है प्रोमिस सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास है प्रोमिस सेंटेंस। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस की वीडियो ही बना कर दूंगा। ये प्रोमिस हो गया। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रोमिस हो, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रोमिस का जिक्र हो, यानी कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा, ठीक है। या इसी तरह मेरे फादर ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे घुमाने लेके जाएंगे, इस तरह। तो इस तरह के सेंटेंस आए तो फिर अब क्या होता है कि आई के साथ विल यूज़ होता है। तो ये प्रोमिस कंडीशन, सेकंड कंडीशन होगी। प्रोमिस सेंटेंसेस में भी आई के साथ विल होगा। थ्रेट सेंटेंसेस, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको तबाह कर दूंगा, जैसे ये जुमला है, इसमें भी आई के साथ विल यूज़ होगा। अब डिटर्मिनेशन सेंटेंस की बात करते हैं। अज़म, डिटरमाइन करना, पूर्वज़म करना। इसमें क्या होगा? इस बार तो मैं में रनिंग क्लियर करके रहूँगा। इस बार तो मैं पुलिस में रनिंग क्लियर, ये उसने एक अज़म कर लिया, एक दिल में पक्का इरादा। अज़म क्या होता है? पक्का इरादा कर लिया, जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। दिल में उसने एक पक्का इरादा कर लिया। और या मैं ज़रूर खाना खाऊंगा, मैं ज़रूर आऊँगा, ये भी उसने इरादा कि मैं खाना ज़रूर खाऊंगा, ठीक है। या मैं ज़रूर आऊँगा, उसने एक इरादा कर लिया कि मैं उसके घर ज़रूर जाऊँगा, ठीक है, या मैं उसके पास ज़रूर आऊँगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस है ना, इन सेंटेंसेस में भी आई के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, आई सब्जेक्ट के साथ। तो ये 3 कंडीशंस है जिनमें आई के साथ विल यूज़ होगा। जैसा कि अगर थ्रेट सेंटेंस आए, कोई भी थ्रेट सेंटेंस आए, उसके साथ उसमें आई के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। प्रोमिस सेंटेंस आए तो उसके साथ आई के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। डिटर्मिनेशन सेंटेंस आए तो उसमें आई के साथ विल यूज़ होगा। और एक और चीज़ बता दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम शेल को यूज़ ही नहीं करेंगे, आई के साथ भी नहीं, वी के साथ भी। दोबारा रिपीट कर दूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम आई और वी के साथ शेल नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि विल ही यूज़ करेंगे। तो शेल यूज़ ही नहीं होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हम शेल हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं करेंगे, बल्कि हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है।
क्योंकि उसमें सारे जो सेंटेंसेस हैं वो डिटर्मिनेशन वाले सेंटेंसेस हैं। वो एक पक्का इरादे वाले सेंटेंसेस हैं। फ्यूचर परफेक्ट में जो भी बात होती है वो एक पक्की बात होती है, कंफर्म बात होती है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, यानी कि उसने ये करना है, ये कंफर्म है, ये काम फ्यूचर में उसने मुकम्मल करना है। ठीक है, तो वो पक्की बात होती है। तो वो एक डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस में जो है, डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज़ होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ शैल नहीं यूज़ करते, बल्कि हम वहाँ जो है विल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा following three conditions in which will helping verb is used with I and we subjects. ठीक है, helping verb is used with I and we subjects। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस कहाँ होते हैं अक्सर डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस जो है वो कहाँ होते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मौजूद होते हैं। इसलिए वहाँ हम आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल नहीं यूज़ करते, बल्कि हम आई और वी सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखें, मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और जाऊँ ये यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जाऊँ वर्ब पे, और गा जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आई शेल गो, आई के साथ शेल लगेगा। ठीक है, आई शेल गो मैं बता चुका हूँ। फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है, थ्री कंडीशन है जिनमें आई के साथ विल लगेगा। ठीक है, वो तीन कंडीशंस और वी के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ विल लगेगा। थ्री कंडीशंस है, वो थ्री कंडीशंस मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर वो थ्री कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन आ जाती है किसी भी अफर्मेटिव किसी भी टेंस में, किसी भी फ्यूचर के टेंस में, तो फिर हम आई के साथ विल लगाएंगे और वी के साथ विल लगाएंगे। और मैं यही बता चुका हूँ कि उन तीन कंडीशन में से एक कंडीशन डिटर्मिनेशन सेंटेंस की है। तो डिटर्मिनेशन सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज़ होते हैं। सारे फ्यूचर परफेक्ट में जितने भी सेंटेंस है वो डिटर्मिनेशन सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जितने भी सेंटेंस है वो डिटर्मिनेशन सेंटेंस है। इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम विल ही यूज़ करते हैं, शैल नहीं यूज़ करते। हाँ, अगर फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर जो है वो इन तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आ जाए, तीन कंडीशन कौन सी, थ्रेट सेंटेंस, धमकी वाले सेंटेंस, सेकंड है प्रोमिस सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ का कोई काम करने का वादा किया जा रहा हो, तीसरा है डिटर्मिनेशन सेंटेंस। अगर इन तीन कंडीशंस में से, इन तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर कंटिन्यूस में आती है तो फिर हम वहाँ भी आई और वी के साथ विल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं जाऊँगा, यहाँ तो वो कंडीशन नहीं आई है, तो इसलिए आई शैल गो। तुम आओगे, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, आओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गे हेल्पिंग वर्ब है, यू विल कम, तुम आओगे, यू विल कम। मैं तुमसे मिलूँगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तुमसे ये ऑब्जेक्ट है, मिलूँगा ये हेल्पिंग वर्ब है। मिलूँ जो है ना, ये मिलूँ जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और घा जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा।
मैं खाना खाऊंगा। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, खाना ये ऑब्जेक्ट है, खाओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गा हेल्पिंग वर्ब है। आई शैल ईट फूड, ईट द फूड, आई शैल ईट द फूड। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस होता है कि कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एक डिफरेंस होता है कि नेगेटिव के स्ट्रक्चर में नोट का इजाफा हो जाता है, बस बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तुमसे ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, मिलूँगा मिलू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आई शैल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, जाऊँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा, आई शैल नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो टू होम। वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, ये से पता चल रहा है ये लड़की है, तो लड़की के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं नोट, आई ऑब्जेक्ट, गी हेल्पिंग वर्ब, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम। वो घर नहीं जाएगी, वो क्या है, सब्जेक्ट है, घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गी हेल्पिंग वर्ब, शी विल नॉट गो टू होम, शी विल नॉट गो टू होम। लास्ट सेंटेंस देख ले। मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, अखबार क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, पढ़ूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गा हेल्पिंग वर्ब, आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अब आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव की तरफ। ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आज आप आओगे, क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आज ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है, आप ये सब्जेक्ट है, आओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, के ये हेल्पिंग वर्ब है, विल यू कम टुडे, क्वेश्चन मार्क, विल यू कम टुडे। क्या आप वहाँ जाओगे, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब, आप सब्जेक्ट, वहाँ ऑब्जेक्ट, जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के हेल्पिंग वर्ब, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल यू गो देयर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप मुझे देखोगे, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब, आप सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गे हेल्पिंग वर्ब, विल यू सी मी, ये क्वेश्चन मार्क, विल यू सी मी।
क्या मैं वहाँ जाऊँगा? शैल आई गो देयर, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ इस जुमले में आप खुद देखें क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हो रही है और क्या ऑब्जेक्ट है, ये आप खुद ढूंढेंगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा, इसमें खुद ढूंढें। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के डबल इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट के डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कुछ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये बहुत आसान है, तो आपको खुद आता होगा। खैर, इसके कुछ एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। आप वहाँ क्यों जाओगे? क्वेश्चन मार्क। आप सब्जेक्ट है, वहाँ ऑब्जेक्ट है, क्यों WH फैमिली, जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के हेल्पिंग वर्ब, वाई विल यू गो देयर, वाई विल यू गो देयर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मैं कब आऊँगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मैं क्या सब्जेक्ट है, कब WH फैमिली, आऊँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गा हेल्पिंग वर्ब, व्हेन शैल आई कम क्वेश्चन मार्क, व्हेन शैल आई कम, मैं कब आऊँगा। बाकी सेंटेंसेस आप खुद कर लेना। आप इसके चाहे आप 50 सेंटेंसेस करके प्रैक्टिस करें, 40 सेंटेंसेस करें, 14 करें, जितने भी आप करेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा ये सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठेंगे, इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। आप और फिर आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में टेंसेस बनाने में कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कोई काम फ्यूचर में चल रहा होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कोई काम फ्यूचर में चल रहा होता है। टीचर क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल दी हुई है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा होगा। अब ये काम फ्यूचर में चल रहा है, फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा। ठीक है, हम बोलेंगे कल मैं स्कूल में काम कर रहा हूँगा, कल वो यहाँ से जा रहा होगा, कल वो अपनी जहाज़ में कल वो फ़्लाइट के ज़रिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहा होगा, कल वो बाय एयर लाहौर जा रहा होगा। तो ये सारा काम फ्यूचर का है, वो फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा। तो ऐसा काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा वो काम ऐसा जुमला जिसको पढ़ने के बाद अभी ये ज़ाहिर हो कि कोई ये पता चले कि कोई काम कोई काम जारी होगा फ्यूचर में। ऐसा जुमला जिसको हम पढ़ने के बाद हमें ये पता चले कि कोई काम फ्यूचर में जारी होगा, तो उस जुमले को हम कहते हैं, उस जुमले को हम क्या कहेंगे, वो जुमला कौन सा जुमला है, वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस का है। इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लें। इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ये सब्जेक्ट शैल या विल बी, इसमें बी आ जाता है, इस स्ट्रक्चर में बी का इजाफा हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनेट में सिर्फ विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ बी आता है। क्योंकि हम जो भी फ्यूचर के काम, कोई भी जुमला बोलते हैं जिसमें जो फ्यूचर में जारी होगा, हो रहा होगा, जारी होगा फ्यूचर में,
फ्यूचर में चलेगा, चल रहा है, जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, तो वो जुमले, उस जुमले को बोलते हुए हम आखिर में लगाते हैं होगा। देखिए, मैं आ रहा होगा, तो ये जो होना है ना, होना, ये जो होना है, इसके लिए बी यूज़ होता है। बी का मतलब होता है होना, इसलिए बी लगेगा। बी स्ट्रक्चर में क्यों आया उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, किस वजह से आया उसका आपको बी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बी क्यों आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बी इसलिए आता है क्योंकि हम जब जुमला बोलते हैं ना, हम जब जुमला बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई भी, तो हम आखिर में होगा बोलते हैं, होगा, होंगे, होगा। तो होगा में हैव और नून आता है, हैव और नून, तो होना, तो होना की इंग्लिश क्या होती है, बी। तो बी का मतलब होता है होना, तो इसलिए हम यहाँ बी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इस एग्जांपल देख लेते हैं। बी, मैं आ रहा हूँगा, आई के साथ शल लगेगा, आई शैल बी कमिंग, आई शैल बी कमिंग। इसी तरह तुम लिख रहे होंगे, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, लिख रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, होंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, होंगे हेल्पिंग वर्ब है। यू यू विल बी राइटिंग, तुम लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग। तुम मुझे देख रहे होंगे, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है, देख रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, होंगे हेल्पिंग वर्ब। यू विल बी वॉचिंग मी, यू विल बी वॉचिंग मी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव की तरफ चलते हैं, नेगेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, झूठ क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है, नोट है, बोल रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, होगा हेल्पिंग वर्ब। ही विल नॉट बी टेलिंग ए लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी टेलिंग ए लाई। अम्मी खाना नहीं पका रही होंगी, अब देखो सबके आखिर में होंगी, होगा, होंगे, होगा, होंगी, तो गागी, होंगे, होगा, होंगी, तो ये सबके आखिर में आ रहा है। तो इसलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी जुमला हो, चाहे अफर्मेटिव का हो, इंटरोगेटिव का हो, डबल इंटरोगेटिव का हो या नेगेटिव का हो, उन सब पे जुमले के आखिर में होंगे, होगा, होगी आएगा। तो ये जो होंगे है व नून है ना, इसका मतलब होता है होना, होना। तो होना जो है वो, उसके लिए हम बी यूज़ करते हैं, बी हेल्पिंग वर्ब विल शेल के साथ बी यूज़ करते हैं। अम्मी खाना नहीं पका रही होगी, अम्मी सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट है, पका रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, होंगी हेल्पिंग वर्ब। मामा विल नॉट बी कुकिंग द फूड, अब मामा है, मामा बोल दो या अम्मी बोल दो, बात एक ही। मामा, यहाँ आप अम्मी भी लिख सकते हो, इसको काट के मैं अम्मी लिख देता हूँ, अम्मी, सही है, अम्मी विल नॉट बी कुकिंग द फूड। बाकी जुमले आप खुद कर लेना। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसके जुमले को देख लेते हैं। क्या वो आ रहा होगा, क्या वो आ रहा होगा, तो क्या हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, आ रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, होगा हेल्पिंग वर्ब है। विल ही बी कमिंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, विल ही बी कमिंग बनेगा इसका। क्या मैं जा रहा हूँगा, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, मैं क्या सब्जेक्ट है, जा रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो शैल आई बी गोइंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है लास्ट में। ये अगर हम गलती करते थे जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आते हैं। शैल आई बी कम गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो क्लास कर रहा होगा, क्या वो क्लास कर रहा होगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल ही बी, क्लास कर रहा मतलब क्लास अटेंड करना, ठीक है, क्लास को अटेंड करना, क्लास कर रहा मतलब क्लास को अटेंड करना। या क्या वो क्लास ले रहा होगा, यहाँ ये भी आ सकता है, ये लिखते हैं, क्या वो क्लास ले रहा होगा, ठीक है। कर रहा होगा को काट के हम लिख देते ले रहा होगा, क्या वो क्लास ले रहा होगा। विल ही बी अटेंडिंग द क्लास, विल ही बी अटेंडिंग द क्लास। अब यहाँ देखें, क्या तुम मुझे देख रहे होंगे, क्या तुम मुझे देख रहे होंगे। तो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, तुम क्या सब्जेक्ट है, मुझे क्या ऑब्जेक्ट है, देख रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और होंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आएगा विल यू बी वाचिंग मी, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल यू बी वाचिंग मी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो बी है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, इंटरोगेटिव पे और डबल इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव टेंस पे बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव में जो बी है, बी वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर में डबल इंटरोगेटिव का बता देता हूँ, बाकी जुमले आप खुद बना लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। डबल इंटरोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के डबल इंटरोगेटिव का जुमला का जो वो स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के डबल इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अभी आप खुद बना लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। और ये चीज़ यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें कि डबल इंटरोगेटिव में, फ्यूचर कंटिन्यूस के डबल इंटरोगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही बी आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही बी आएगा। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगे आएगा। अब ये इसकी पहचान है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। ये पहचान महज रट्टा मारने के लिए ठीक है, अगर आप रट्टा मार सकते हो, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ये महज रट्टा मारने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के तौर पे बात करो कि उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में कॉन्सेप्ट के लिहाज से क्या पहचान है, तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये पहचान है कि कोई भी ऐसा जुमला जो आप पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाए कि ये जो इस जुमले में जिस काम का जिक्र किया है वो फ्यूचर में मुकम्मल हो जाएगा, तो वो जो जुमला है वो जुमला हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली पहचान भी मैंने आपको बता दी और रट्टे वाली पहचान है, तो रट्टे वाली पहचान भी आपको पता चल गई। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लें अफर्मेटिव का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ नीचे आ जाए, आप यहाँ आ चुके होंगे, आप यहाँ आ चुके होंगे। आप क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, आ चुके वर्ब की थर्ड फॉर्म, होंगे हेल्पिंग वर्ब।
यू विल हैव कम हेयर, यू विल हैव कम हेयर। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे मिल चुका हूँगा, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आपसे ये ऑब्जेक्ट है, मिल चुका, मिल चुका ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हूँगा, हूँगा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका जो ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, आई विल हैव मेट यू, आई विल हैव मेट यू। तुम खाना खा चुके होंगे, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, खा चुके वर्ब की थर्ड फॉर्म है, होंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। यू विल हैव ईटन द फूड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में सबसे का जो स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल आएगा, फिर नोट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तुम चांद पर नहीं पहुंच चुके होंगे, तुम चांद पर नहीं पहुंच चुके होंगे। अच्छा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बहुत कम यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में अगर आप इसकी बात करो, या डेली लाइफ में, या मतलब स्पीक के लिहाज से, बोलने के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम, ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से अगर आप बात करो तो ये टेंस आते हैं, क्योंकि वो जो एग्ज़ामिनर होता है वो चाहता है कि मैं स्टूडेंट को किसी ना किसी तरह मुश्किल में डालूं, थोड़ा पेपर को डिफ़िकल्ट करूं। तो टेंसेस को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए एग्ज़ामिनर क्या करता है, बल्कि जो पेपर बनाता है, पेपर बनाने वाला क्या करता है कि उसमें ये फ्यूचर परफेक्ट के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस को डाल देता है। तो ये पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोलने के लिहाज से, आप गुफ्तगू करने के लिहाज से फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं होते। आइए इसका एग्जांपल करें। तुम चांद पर नहीं पहुंच चुके हो, तुम क्या सब्जेक्ट है, चांद पर ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, पहुंच चुके वर्ब की थर्ड फॉर्म, होंगे हेल्पिंग वर्ब, यू विल नॉट हैव रीच्ड टू द मून। ठीक है, एक और जुमला देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मैं आपसे मिल चुका नहीं होऊंगा, मैं क्या सब्जेक्ट, आपसे ऑब्जेक्ट, मिल चुका वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं नोट, होगा हेल्पिंग वर्ब। आई विल नॉट हैव मेट यू, आई विल नॉट हैव मेट यू। मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा, मैं क्या है सब्जेक्ट है, खाना क्या है ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, खा चुका वर्ब की थर्ड फॉर्म, होगा हेल्पिंग वर्ब। आई विल नॉट हैव ईटन द फूड, आई विल नॉट हैव ईटन द फूड। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का के इंटेरोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, विल या शेल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ आ जाए, क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या क्या है हेल्पिंग वर्ब है, तुम क्या है सब्जेक्ट है, मुझसे ये ऑब्जेक्ट है, मिल चुके वर्ब की थर्ड फॉर्म, होंगे हेल्पिंग वर्ब, विल यू हैव मेट मी, विल यू हैव मेट मी, ये कुछ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ गया। क्या वो वहाँ जा चुके होंगे,
क्या वो वहाँ जा चुके होंगे, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या सब्जेक्ट है, वहाँ ऑब्जेक्ट है, जा चुके वर्ब की थर्ड फॉर्म, होंगे हेल्पिंग वर्ब, विल ही हैव गॉन देयर, विल ही हैव गॉन देयर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं इम्तिहान क्रैक कर चुका हूँगा, क्या क्या है हेल्पिंग वर्ब, मैं क्या है सब्जेक्ट, इम्तिहान ऑब्जेक्ट, क्रैक कर चुका वर्ब की थर्ड फॉर्म, होंगा हेल्पिंग वर्ब। तो होंगा भी हेल्पिंग वर्ब पे और क्या भी हेल्पिंग वर्ब पे। तो विल आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम, विल आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम। तो क्रैक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है, क्रैक की थर्ड फॉर्म है करेक्ट, तो करेक्ट द एग्जाम, ठीक है। इसके बाद ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आई सब्जेक्ट के साथ विल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम एक काम फ्यूचर में मुकम्मल करने का पक्का इरादा करते हैं, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो वहाँ जा चुके हैं, वो वहाँ जा चुके हैं, यहाँ जाने का काम फ्यूचर में ज़रूर मुकम्मल होने का कंफर्म है। तो यहाँ देखें वही बात जो मैं पहले आपको बताई थी, वही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ बल्कि, और उसके बाद आपको टेंस खुद बनाना है, ये भी आपका होमवर्क है। यहाँ पे लिखते हैं WH फैमिली, WH फैमिली के बाद यहाँ पे आएगा विल या शेल। वैसे विल ही यूज़ होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है शो करने के लिए। शेल में ए आता है, शेल ये ए है, ठीक है, ये ए है। विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो WH फैमिली प्लस विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये क्या है, ये डबल इंट्रोगेटिव का जो है वो है स्ट्रक्चर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी आप जो है स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, बाकी आपका होमवर्क है कि आप इसके टेंसेस खुद बनाएं। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लें। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत कम बोलने के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं, गुफ्तगू करने के लिहाज से, आम बातचीत करने के लिहाज से फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बहुत कम इस्तेमाल होता है। अलबत्ता पेपर में ये इस्तेमाल एग्ज़ाम के लिहाज से ये दोनों टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आप यहाँ इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी, वो क्या है, सब्जेक्ट है, 2 घंटे से ये टाइम है, खाना ऑब्जेक्ट है, खा रही ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, होगी हेल्पिंग वर्ब, शी
will have been eating the food for 2 hours. She will have been eating the food for 2 hours. 2 घंटे से। अच्छा, वो 10 साल से पेरिस में रह रहा होगा। वो सब्जेक्ट है, 10 साल से ये टाइम आ गया। पेरिस पे ये ऑब्जेक्ट है, रह रहा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा हेल्पिंग वर्ब। ही विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 10 years. He will have been living in Paris for 10 years. वो 10 जनवरी से बर्थडे बना रहा होगा। He will have been celebrating the birthday since 10 January. He will have been celebrating the birthday since 10 January. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा देखें, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लें। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम इसके एग्जांपल को देख रहे हैं। मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 days. हम 10 दिन से कराची नहीं जा रहे होंगे। हम 10 दिन से कराची नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कराची फॉर 10 days. ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। विल या शेल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन यूज़ होगा। विल हैव बीन शेल हेल्पिंग, ये विल हैव बीन यूज़ होगा। तो हैव बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव टेंस में हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शेल के साथ हैव बीन आता है। विल हैव बीन, ठीक है, तो विल हैव बीन आता है। तो हैज़ बीन नहीं यूज़ होता। हैज़ बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ होता। हैज़ बीन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हैज़ बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ होता। तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसको हम बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये हो गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ आ जाए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आप खुद बना लेना। क्या तुम 10 साल से कराची में रह रहे होंगे? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम 10 साल से कराची में रह रहे होंगे? विल यू हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 10 years? विल यू हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 10 years। आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
अब आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के डबल इंटरोगेटिव का मैं यहाँ पे जो है डबल इंटरोगेटिव का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बाकी आप सेंटेंसेस इसके खुद बनाना, खुद प्रैक्टिस करना, ताकि आपको अच्छे तरीके से अब आपको खुद आना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे आएगा WH फैमिली, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शेल। शेल का स्पेलिंग है SHALL, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये जो है ये वो स्ट्रक्चर है डबल इंटरोगेटिव का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के डबल इंटरोगेटिव का टेंस का ये स्ट्रक्चर है। आप टेंसेस खुद बनाएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपका होमवर्क है। यहाँ आखिरी बात यहाँ आप देख लें, टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और इंग्लिश न्यूज़पेपर पे इंग्लिश जुमले को देखकर पहचान करो कि ये कौन सा इंग्लिश का टेंस है, और फिर पहचान करने के बाद इस इंग्लिश टेंस का उर्दू में तर्जुमा करेंगे। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि इंग्लिश के टेंसेस की अच्छी प्रैक्टिस आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से होगी। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप जो उसमें सेंटेंसेस यूज़ हुए होंगे, यानी कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ें तो जो आप आर्टिकल पढ़ें उस आर्टिकल वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उस आर्टिकल में जो इंग्लिश सेंटेंसेस है उन इंग्लिश सेंटेंसेस को आप देखोगे और आप उनमें ये उन सेंटेंसेस को देखने के बाद आप ये चेक करोगे उन सेंटेंसेस में कि वो सेंटेंसेस किस टेंस के हैं। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि वो सेंटेंसेस किस टेंस के हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं, जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है उन सेंटेंसेस का उर्दू में तर्जुमा करोगे, उस इंग्लिश के सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करोगे। यानी कि आपने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में जितने भी सेंटेंस थे उन सेंटेंसेस को आपने देखा और आपने ये देखा उन सेंटेंस में कि वो सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं। जब आपको पता चल गया कि वो सेंटेंस फलान टेंस के हैं तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उन सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करोगे किसके मुताबिक, टेंसेस के स्ट्रक्चर्स के मुताबिक। इस तरह आपके जो है आपकी टेंसेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले और इंग्लिश ट्रांसलेटर बन जाओगे। यानी कि इंग्लिश बोलने वाले बहुत बेहतरीन बन जाओगे, यानी कि आपकी इंग्लिश बोलने के लिहाज से और टेंसेस इंग्लिश में बनाने के लिहाज से आप बहुत अच्छे हो जाओगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।